हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जो 14 ऑफ मई 2023 आप लोग इस वीडियो पे इसीलिए आए हैं क्योंकि आपको खुद से ये जानना है कि मल्टी बैगर स्टॉक्स कहाँ से पिक करें, कहाँ से हम लोग स्कैन करें कि वो स्टॉक्स जो कि अगले आने वाले 1-2 साल में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं वो स्टॉक्स भी निकलें। साथ में क्या पैरामीटर्स चेक करने हैं उन स्टॉक्स में, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि हम लोग कहाँ से मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड आउट करें और क्या पैरामीटर्स चेक करें। दोस्तों, आज है 14 ऑफ मई 2023, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ये वीडियो आज से 10 साल बाद भी उतना ही रेलेवेंट रहने वाला है जितना कि ये आज है। सो वीडियो को देखना पूरी तरीके से, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। दोस्तों, screener.in वेबसाइट है जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगते हैं। लेकिन इसमें क्या चीज़ें देखनी है, कैसे अपना स्क्रीनर सेटअप करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हर एक सेकंड इस वीडियो का इंपॉर्टेंट है, लास्ट सेकंड तक। अभी वीडियो हो सकता है 10-15-20 मिनट का हो जाए, आई अपोलोजाइज, लेकिन सारी चीज़ें आप लोग पूरी डिटेल में समझेंगे। क्या करना है, लॉगिन करना है। अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो उसकी कुछ प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, आप सर्च कर रहे हैं कंपनी लाइक एशियन पेंट्स, तो अगर आपने एशियन पेंट्स को सर्च किया तो आपके सामने एशियन पेंट्स का डेटा आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं सपोज अपना फेवरेट जो पैरामीटर है डेट टू इक्विटी रेशो। अब दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशो क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो आपको नहीं पता है क्या होता है, तो आप वेल्थ सागा चैनल पर सीधे जाएँ। वेल्थ सागा WALTH सागा फंडामेंटल एनालिसिस आप जैसे ही टाइप करेंगे तो एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी। देयर नो 40 वीडियोस आर देयर। इनको आप आराम से खोल करके चेक कर सकते हैं। इसको इसमें सारे के सारे वीडियोस, प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या होता है, EPS क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, PEG रेशो क्या होता है, डेट टू इक्विटी रेशो क्या होता है, CAGR क्या होता है, 9 रूल्स ऑफ बैंक्स एनालिसिस, एसेट टर्नओवर रेशो क्या होता है, एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन इन डिटेल। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कैसे पढ़ें, तो इसको आप अपने टाइम पे पढ़ सकते हैं। हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को कि P रेशो क्या होता है, ROC क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, डिटेल में आप समझ जाएंगे। नाउ वी कम ऑन टू, अगर हमको यहाँ पर पता है कि हमें डेट टू इक्विटी रेशो चेक करना है इस कंपनी का, लेकिन दोस्तों यहाँ से क्या है, हम तो एशियन पेंट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन ये कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं देगी। ये आपको 10-20% के रिटर्न दे देगी हर साल। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मल्टी बैगर रिटर्न देगी, आज से 5 सालों में ये कंपनी 3 गुना हो जाए, तो इज़ नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। तो उसके लिए कैसे फाइंड आउट करना है स्टॉक्स, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या कर रहा था, जैसे कि आपने इस कंपनी को स्टडी करना है तो आपने कुछ इसमें एडिशनल रेशियो लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐड करना है डेट टू इक्विटी रेशो, तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे डेट टू इक्विटी रेशो, यहाँ पर आ जाएगा। आपने क्लिक किया, लेकिन आप इसको ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐड आप जैसे करने जाएंगे वो कहेगा पहले लॉगिन करो। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लॉगिन ही कर लेते हैं। सिंपल वेल्थ सागा ऑफिशियल से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ एंड विल स्ट्रेट अवे गेट द अकाउंट लॉग्ड इन। तो जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर खुल जाएगा। और उसके बाद आप कोई भी कंपनी सर्च करेंगे, से सपोज TCS, तो TCS को जैसे आप सर्च करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर TCS का पूरा नंबर भी आ गया। आप कोई भी नंबर चाहें इसको ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड रेशियोज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ ऐड कर सकते हैं या फिर जो पुराने आपने ऐड किए हैं वो डिलीट भी हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, आप क्वेश्चन है जैसे कि आपको कुछ ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने प्रोमोटर होल्डिंग नहीं डाल रखी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है प्रोमोटर होल्डिंग, PROMOTER होल्डिंग। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा और ये परमानेंटली सेव्ड रहेगा क्योंकि ये आपके अकाउंट से लॉगिन हुआ है, तो दिस विल रिमेन सेव्ड परमानेंटली। अब अगर आप यहाँ जैसे कोई और भी कंपनी यहाँ पे सर्च करेंगे, से सपोज एशियन पेंट्स, तो एशियन पेंट्स में भी आपको वो ये रेशियो लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि किसी एक कंपनी में हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, और उसके बाद हम अपना एक स्कैनर बनाएंगे, एक स्क्रीनर बनाएंगे, जिससे कि फ्यूचर मल्टी बैगर्स हम निकाल सकें। तो दोस्तों वो काम होगा हमारा पार्ट 2। ठीक है, पहले पार्ट 1 में लोग सीख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या चीज़ें देखनी है किसी भी अच्छी कंपनी में। तो दोस्तों, किसी भी अच्छी कंपनी में सबसे पहला काम देखना है कि उस कंपनी की मार्केट कैप क्या है। अगर वो कंपनी ऑलरेडी 1 लाख करोड़ के ऊपर चली गई है तो उसके मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता बहुत कम हो गई है। वो आपको एक हेल्दी 15-20% का रिटर्न दे देगी। एशियन पेंट्स भी आपको 15-20% का रिटर्न दे देगा। मतलब अगले आने वाले 3-4-5 सालों में ये कंपनी डबल हो सकती है। ठीक है, हो जाएगी, गारंटी नहीं दे रहा हूँ मैं, लेकिन होने की क्षमता रखता है। अगर बात, अच्छा आप क्वेश्चन कहेंगे कि सर ये कैसे डबल हो जाएगी, कैसे आप कह पा रहे हैं। दोस्तों इसके लिए हम लोग के पास नंबर्स होते हैं। अब दोस्तों, प्रेजेंट जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये बताता है कि स्टॉक का जो प्राइस है उसकी अर्निंग के कंपैरिजन में कितना महंगा है। मतलब अगर कंपनी 100 रुपये कमा रही है या फिर आई वुड से कंपनी 1 रुपये कमा रही है, 1 रुपये, तो इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो है 72.5। मतलब जो कंपनी की अर्निंग है उसका जो ये प्राइस है वो है 72.5 टाइम्स। तो अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है, तो क्या डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 72.5 करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। मतलब हर एक शेयर आपको हर साल में
इतना रुपए कमा के देता है। कितना? 3131 डिवाइडेड बाय 72.5। समझ में आ गया? तो ये बताता है स्टॉक कितना महंगा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आज की डेट पे जैसा एशियन पेंट्स कमाई कर रहा है, इसी तरह की कमाई अगर इसकी चलती रही तो 72 साल लगेंगे इसको इतना पैसा रिकवर करने में। इसका सिंपल मतलब ये होता है। इसके अलावा बुक वैल्यू मतलब कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, हर एक शेयर पे कितने एसेट्स। अगर बाई चांस कंपनी आज के दिन दिवालिया हो जाती है तो आपको 167 रुपीज़ तो इसके एसेट्स बेच करके मिल जाएंगे। मतलब कंपनी के पास जो फैक्ट्री है, जो ऑफिस है, जो फर्नीचर है, जो कुछ भी है कंपनी के पास, प्लास्टिक का सामान, बॉटलें पड़ी हुई हैं, तो भी आपको बेच दिया जाएगा तो आपको 167 रुपीज़ ही मिल पाएंगे। इसे बोलते हैं बुक वैल्यू। जो बेसिकली कंपनी के पास एसेट्स हैं, जो कंपनी की इनहेरेंट वैल्यू है वो है बुक वैल्यू, जो कागजों पे वैल्यू है, बुक्स में वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड दोस्तों हमें बताता है कि हर एक कंपनी का जो शेयर है वो कितना रुपए हमको हर साल डिविडेंड दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर 0.82 है तो अगर ये 1% होता, सो 1% ऑफ 3131 इज हाउ मच? 31 रुपीज़। तो अगर ये 1% होता तो मतलब हर साल कंपनी आपको 31 रुपीज़ का डिविडेंड देती है। लेकिन ये कितना दे रही है? अराउंड 0.82, तो आप कह सकते हैं करीब 25 रुपये का डिविडेंड ये कंपनी हर साल आपको निकाल के दे देती है। ठीक है। अब दोस्तों हमारे लिए मतलब मेरे लिए दोस्तों दो रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वन इज रिटर्न ऑन इक्विटी। अब दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी होता है जो इसमें पैसा लगाया गया है इन फॉर्म ऑफ इक्विटी। इन फॉर्म ऑफ इक्विटी मतलब कंपनी में जो मैंने पैसा लगाया है, जो इनके प्रमोटर्स ने पैसा लगा रखा है, इक्विटी के फॉर्म में जो पैसा लगा हुआ है उस पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं, कितना रिटर्न जनरेट करता है? 12-13%। ये कंपनी 28% के रिटर्न जनरेट कर रही है। तो कोई भी कंपनी दोस्तों, इस समय आपको सिंपल सी चीज़ है, अगर म्यूचुअल फंड आपको 12% के रिटर्न दे रहा है और ये कंपनी आपको 28% के रिटर्न दे रही है तो ही फायदेमंद है। अगर कोई कंपनी 8% के रिटर्न दे रही है तो इससे अच्छा तो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएंगे। तो एनी टाइम आर रिटर्न ऑन इक्विटी, जिस भी कंपनी को हम सेलेक्ट करें, शुड बी मोर देन 15%। सिंपल एंड स्ट्रेट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों बताता है कि जो इक्विटी है प्लस जो कंपनी ने लोन ले रखे हैं, बेसिकली जो ओवरऑल कैपिटल है कंपनी की, इक्विटी की, प्रमोटर फंड्स लगे हुए हैं, जो लोन ले रखा है, ओवरऑल कंपनी के पास जो कैपिटल है उस पर कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है, एंड दैट हैपेंस टू बी नथिंग बट 35.3%। इसका मतलब क्या है? कंपनी बहुत सॉलिड रिटर्न जनरेट कर रही है। सो ये हमें क्या बताता है दोस्तों? ये हमें बताता है कि कंपनी जो ओवरऑल कैपिटल है उस पर कितने एफिशिएंटली काम कर रहा है। सो रिटर्न ऑन कैपिटल इज नथिंग बट मैनेजमेंट एफिशिएंसी ऑफ जनरेटिंग रिटर्न, कि अपनी पूरी कैपिटल पे कंपनी रिटर्न जितना जनरेट कर पा रही है। सो मेरा रूल क्या है? मेरा रूल दोस्तों ये है कि रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर मेरा रिटर्न इक्विटी शुड बी मोर देन 20% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी मोर देन 20%। बट हिस्टोरिकली अब पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में कंपनी के जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स हैं दे शुड बी मोर देन 15%। अब इसको कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, आगे समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट होता है 17.4%, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई भी बैंकिंग स्टॉक अगर आप देख रहे हैं तो उसमें रिटर्न ऑन एसेट देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बैंकिंग स्टॉक में रिटर्न ऑन एसेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो भी बैंक, क्योंकि उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? उनके लोन से। लोन्स कुछ नहीं होते हैं, एसेट्स होते हैं। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों 50% के ऊपर होनी ही चाहिए। 50% के ऊपर होनी नहीं चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब है प्रमोटर को खुद ही मतलब नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है कंपनी के ऊपर कि क्या चल रहा है। अगर इतना इंटरेस्ट होता तो वो अपनी कंपनी में पैसा ना लगाते। तो प्रमोटर होल्डिंग शुड बी मोर देन 50%। अच्छा, इसके नीचे जब आते हैं, इसके नीचे आपको दोस्तों इस तरह का चार्ट दिखाई पड़ेगा Senior.in में। ये आपके लिए किसी भी इंपॉर्टेंस का नहीं है। आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे जाना है। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो दोस्तों दो तरीके से यहाँ पे इस Senior.in हमें मदद करता है। पहले चीज़ दोस्तों ये हमें कोई भी स्टॉक है तो यहाँ पे नीचे इसके पीयर्स आ जाएंगे, यहाँ पीयर्स आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो जो इस पूरी इंडस्ट्री का मीडियन है, मीडियन मतलब इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उसके कंपैरिजन में कैसा है। तो अगर आपको दिखाई पड़े तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री का 52 है। मतलब ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही महंगी वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। और ये एशियन पेंट्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो 72 जो कि पूरी इंडस्ट्री से भी महंगा है। तो यहाँ पर आपको पहले चीज़ पता चलती है कि स्टॉक के पीयर से कंपैरिजन में स्टॉक कितना महंगा। तो एशियन पेंट्स महंगा है, कोई डाउट नहीं। ये तो पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ हमको प्राइस टू अर्निंग रेशियो का चार्ट ये बताता है, तो सिंपल चीज़ है, जो स्टॉक अच्छी क्वालिटी का होगा वो अच्छे प्रीमियम पे मिल रहा होगा। तो उसमें आपको कोई ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये स्टॉक मुझे सस्ता मिल जाए। तो वो स्टॉक सस्ता मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप नहीं खरीदेंगे कोई और खरीद लेगा। तो स्टॉक के प्राइस हमेशा ऊपर ही रहेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग रेशियो का चार्ट बताता है कि ये स्टॉक आज से 1.5 साल पहले ट्रेड कर रहा था
2000 मतलब 120 के पी में 2020 में स्टॉक 120 के पी पे ट्रेड कर रहा था। अभी स्टॉक 70 के पी पे आ गया, मतलब ऑलमोस्ट, आई विल नॉट से हाफ वैल्यूएशन पे, बट 40% का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशो में हो गया है। अब या तो प्राइस करेक्ट कर गया है या फिर अर्निंग्स बढ़ गई हैं। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग्स। अर्निंग्स बढ़ जाएंगी तो भी पी रेशियो फॉल कर जाएगा, या फिर अगर प्राइस करेक्ट कर जाएगा तो भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो फॉल कर जाएगा। सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है, हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि कंपनी ऑल्दो महंगी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 72 का है, लेकिन स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हद तक गिर चुका है, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़। तो ये स्क्रीन.इन से आपको पता चल जाता है इंडिविजुअल जब भी स्टॉक आप स्टडी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ पर कुछ कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डेट कॉलम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, से सपोज आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं रिटर्न ऑन एसेट। मैंने यहाँ पे नहीं लगा रखा है, तो जैसे आप डालेंगे जस्ट वन सेकेंड, रिटर्न ऑन, यहाँ पे नीचे आ रहा है आपके पास, आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगाना चाहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगाना चाहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशो, है ना। लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेशियोज है वो ऑलरेडी लगा रखे हैं। अब इनको समझ लेते हैं, इनका मतलब क्या है। प्राइस टू रेशियो मैंने आपको समझा दिया है, मार्केट कैप मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ से चाहें तो आप किसी को रिमूव भी कर सकते हैं, किसी को लगा भी सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप पहले भी मूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछें कि प्रमोटर होल्डिंग, देखिए मैंने किस सीक्वेंस में लगा रखा है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, मार्केट कैप। दोस्तों ये मेरी प्लेलिस्ट कह रहा हूँ, ये मेरी लिस्ट है कॉलम से जो मैंने मैनेज कर रखे हैं, बहुत ही एफिशिएंटली और प्रोफेशनली लगा रखे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसी तरह से लगा लें। प्राइस टू अर्निंग रेशो, मार्केट कैप, अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। जैसे कि अगर आपको कुछ शिफ्ट करना है, मार्केट कैप आप चाहते हैं आगे रहे और ये प्राइस टू अर्निंग रेशो इधर रहे, तो आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, लाइक दिस। समझ गए। तो मार्केट कैप आगे चली गई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इधर चला गया, ठीक है, लेकिन हटेगा कुछ नहीं। तो मार्केट कैप मैंने आपको बता दिया। कोशिश करें वो कंपनीज जो कि 1 लाख करोड़ के ऊपर की हैं, उनसे आपको कम से कम मल्टी बैगर रिटर्न्स तो नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी लार्ज कैप बन चुकी हैं। आपको पैसा वही कंपनी बना के देगी जो इस समय आपको मिड कैप रेंज में दिखाई पड़ रही है, 10,000 20,000 करोड़ मार्केट कैप की। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मैंने आपको समझा दिया, डिविडेंड यील्ड मैंने आपको समझा दिया, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ कितना दिखाई पड़ रहा है, मतलब पिछले साल इसी क्वार्टर से के कंपेरिजन में कंपनी ने कितना प्रॉफिट पोस्ट किया है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ, सेल्स में कितना ग्रोथ आया है ये भी मैं पक्का देखता हूँ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फ्री कैश फ्लो कितना जनरेट किया है कंपनी ने, कंपनी पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही है। फ्री कैश फ्लो दोस्तों कुछ नहीं होता है, बल्कि कंपनी जो पूरे के पूरे धंधे में जो पैसा आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है कि कंपनी की जेब से जा रहा है। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कंपनी शुड बी एबल टू जनरेट पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डेट टू इक्विटी रेशियो मैंने आपको समझा दिया दोस्तों कि आपको कंपनी के ऊपर जो डेट है, कंपनी के ऊपर जो लोन्स हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, दे शुड बी वेरी वेरी लेस, प्रेफरेबली जीरो हों, लेकिन अदरवाइज कंपनी की जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.5 से कम होना चाहिए। मतलब जो कंपनी की इक्विटी है, मतलब हम लोगों ने जो इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट कर रखी है इक्विटी के फॉर्म में, और जो कंपनी के ऊपर लोन है वो कम से कम इक्विटी से तो ज़्यादा ना हो। मतलब कभी ना कभी कुछ, अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो गया तो कंपनी का डेट इतना ज़्यादा ना हो कि वो इक्विटी से भी पे ना किया जा सके। तो दैट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी सिचुएशन। तो डेट हमेशा इक्विटी से आधा या फिर उससे कम होना चाहिए, सिंपल एज दैट। कि अगर आप कहना तो सोच रहे हैं दोस्तों कि ज़ीरो डेट वाली कंपनी बहुत अच्छी होती है, तो दोस्तों मेरा इसमें भी एक डिफरेंट ओपिनियन है कि कंपनी अगर बिल्कुल डेट लेकर के भी नहीं बैठी है, मतलब कंपनी अपनी ही प्रॉफिटेबिलिटी से अगर अपनी ग्रोथ शो कर रही है, ग्रोथ करेगी तो बहुत स्लो ग्रोथ करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहीं पर फैक्ट्री लगानी है, कहीं पर मेरे को एक ऑफिस खोलना है और मेरे पास पैसे नहीं, मैं सोचूंगा मेरे पैसे प्रॉफिट से जब जुड़ेंगे ट्रेडिंग करके तब मैं ऑफिस खोलूँगा, सो मेरी ग्रोथ बहुत स्लो होने वाली है कि नहीं। और वहीं पर मैं सोचूं कि बैंक से थोड़ा सा लोन ले लूं, एक ऑफिस खोल लूं, तो मेरी क्या है, मेरी काफ़ी तेज़ी से इनकम के जो सोर्सेज हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है, बट यू शुड नॉट बी ओवर लीवरेजिंग योरसेल्फ। ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए, 0.2 तक ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने आपको बता दिया, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी में 3 इयर्स की देखता हूँ। इसके अलावा एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है जिसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो। अब डिविडेंड पे आउट रेशो की मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन समझाना चाहूँगा ताकि आप डिविडेंड पे आउट रेशियो, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके डिविडेंड पे आउट रेशियो मैं क्यों चेक करता हूँ। दोस्तों डिविडेंड पे आउट रेशियो शोज हाउ मच ऑफ कंपनीज अर्निंग आफ्टर टैक्स, यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स लिखा है, वैसे इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोला जाता है अपनी इंडिया में। जनरली हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं, मतलब टैक्स के बाद जो शुद्ध मुनाफा है, दैट इज द एक्चुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
कितना कितना अर्निंग जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका कितना अमाउंट कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में देती है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी 100 रुपये अर्न कर रही है, 100 में से अगर डिविडेंड के फॉर्म में कंपनी 20 रुपये दे देती है तो इसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड पे आउट इज 20%। दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा कि सर डिविडेंड व्हाट इज द गुड रेशियो ऑफ डिविडेंड पे आउट। दोस्तों गूगल खुद ही दे रहा है यहाँ पर देखो, तो 30 to 50% इज अ गुड डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो बेसिकली कंपनी अगर 100 रुपये अर्न कर रही है तो एज अ शेयर होल्डर, दोस्तों मैं तो पैसा लगा करके बैठा हूँ एशियन पेंट्स में या TCS में, अब मेरी क्या अर्निंग आ रही है, मेरी तो कोई अर्निंग आ नहीं रही है, मेरा तो पैसा फंसा हुआ है। तो दोस्तों मुझे कंपनी, अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी धंधा कर रही है, तो मुझे कुछ तो प्रॉफिट दे यार अपना शेयर। तो जनरली अगर कंपनी 30% का पे आउट रेशियो रखे हुए हैं, सो दैट इज़ गुड। अगर 50% से ऊपर ज़्यादा डिविडेंड दे रही है तो भी सही नहीं है, क्योंकि क्या है अल्टीमेटली क्या है, 50% तो आपका कितना है, आपकी तो 0.00001% का स्टेक है, 50% स्टेक तो प्रमोटर होल्डिंग का है। तो अगर 50% का डिविडेंड कंपनी का जो अगर 50% से ज़्यादा दे रही है तो मतलब इसका जो मेन मजा है वो तो कंपनी के प्रमोटर लिए ले रहे हैं, है कि नहीं, क्योंकि उनकी होल्डिंग 50% है। आपको क्या मिल रहा है, आपको तो जरा सा चवन्नी मिल रही है। सो अल्टीमेटली अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में दे रही है तो भी गलत है, अगर कम दे रही है तो भी गलत है। तो मेरे हिसाब से 30% शुड बी टेकन एज अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो, ताकि 70% कंपनी अपनी ग्रोथ में यूज़ करे। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? ओके, वेरी गुड, समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो लाइक करो बटन को यार, लाइक बटन को स्मैश करो ताकि हमें पता चले कि आपको हमारे इनिशिएटिव्स पसंद आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर। अभी ये समझ में आ गया, तो यहाँ पर आप सेव कॉलम कर दोगे तो यहाँ पर कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी और सेव हो जाएगा आपका। यहाँ पर जैसे आप देखा था मैंने, तो मार्केट कैप पहले आ गया, पी रेशो बाद में आ गया, है कि नहीं। तो ये चीज़ अच्छा। अब देखो जो एशियन पेंट है वो 60% का डिविडेंड पे आउट रेशो रखती है, तो एक बहुत ही हेल्दी है। 50% के ऊपर नहीं होना चाहिए और 30% के नीचे नहीं होना चाहिए। तो अब देखेंगे जैसे कि कंपनी लाइक इंडिगो पेंट्स सिर्फ 16-17% दे रही है, विच इज़ नॉट वेरी नाइस। अब दोस्तों ये देखिए एक्जो नोबल 117% दे रही है, तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब प्रॉफिट तो छोड़ दो, अपने कुछ कैपिटल का भी, उनके पास कुछ कैपिटल पड़ी होगी, रिजर्व पड़े होंगे, या फिर कंपनी ने कुछ एसेट्स बेचे होंगे। आपको क्वेश्चन होगा कि 117% कैसे दे रहे हैं। हो सकता है कुछ एसेट्स सेल किए हों तो कंपनी का प्रॉफिट हुआ होगा मान लो 1 लाख रुपए, और कंपनी ने कुछ एसेट्स सेल किए होंगे, तो जो कंपनी के एसेट्स सेल हुए हैं, मान लो एसेट्स एडिशनल सेल हुए हैं, तो वो मान लो सेल हुए हैं 1,17,000 रुपये के। तो कुल मिलाकर के जो साल की जो इनकी इनकम हुई है 2,17,000 रुपये, तो इनकम 1 लाख हुई थी, लेकिन उन्होंने पेमेंट करके कर दिया 1,17,000 रुपये कर दिया। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो वंस अपॉन उसमें होता है, एक स्टैंड अलोन एक बार कभी कोई इवेंट होता है। अच्छा, अब आता है क्वार्टरली रिजल्ट। दोस्तों ये इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है, screener.in आपको खुद ही दिखाता है। इसमें दोस्तों आपको 1-2 चीज़ें हैं जो कि हमेशा चेक करनी चाहिए। वो है पिछले साल का पिछले जैसे मार्च चल रहा है, मार्च का पिछले साल से कंपैरिजन करिए, कंपनी के सेल्स में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है। पिछले साल के कंपैरिजन में अब के साल मार्जिन्स में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है, और पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है चेक करना। तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, और कोशिश करिए कि प्रॉफिटेबिलिटी हर चीज़ कम से कम 10% तो बढ़े। ठीक है, अब आप कहेंगे 10% सर की ये क्या गणित है? दोस्तों सिंपल चीज़ है, इंडिया जैसी कंट्री में 7% का तो इन्फ्लेशन है, सिंपल सी चीज़ है। तो मतलब जो कंपनी ने एसेट्स लगा रखे हैं, कंपनी ने जो लोन ले रखा है, उस पर कंपनी को 7% का तो इन्फ्लेशन है, प्लस जिस प्रकार का जो कैपिटल को रेस करने का जो कॉस्ट है वो आज की डेट पे करीब 9-9.5% के आसपास है। अगर कंपनी का प्रॉफिट 10% के नीचे बढ़ रहा है तो कंपनी प्रॉफिट तो बना ही नहीं रही है। भाई सिंपल सी चीज़ है, आपने लोन लिया 10% के प्राइस पे, 10% के इंटरेस्ट पे, और आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 5%, तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट थोड़ा कर रहे हो, आप तो 10% तो दे रहे हो गवर्नमेंट को, जिसमें कि 5% तो आपको सीधे सीधे लॉस हो गया ना। अल्टीमेटली 5% यू आर नॉट मेकिंग 5% प्रॉफिट, यू आर अल्टीमेटली लूजिंग 5%। तो कंपनी का प्रॉफिट एटलीस्ट 10% होना चाहिए, बढ़ना चाहिए पिछले साल के कंपेरिजन में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा अराउंड 20% के ऊपर का ही प्रॉफिटेबिलिटी में जंप है। सेल्स में जंप हो रहा है, अच्छी बात है, सेल्स में 10% के ऊपर जंप होना चाहिए प्रेफरेबली। प्रॉफिटेबिलिटी में कम से कम 10%, अच्छा होगा कि 10-15% के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी में जंप हो। मार्जिन दोस्तों सेम भी रह सकते हैं, मार्जिन में अगर इंप्रूवमेंट हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मार्जिन में दोस्तों जनरली ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है। क्योंकि सिंपल चीज़ है, आज आदमी जो बिस्किट खा रहा है और 1 साल बाद जो आदमी बिस्किट खाएगा, तो बिस्किट तो आटे के ही बनने वाले हैं, या फिर पेंट जो है पेंट तो उसी चीज़ का बनने वाला है। कुछ ज़्यादा खास मार्जिन तो चेंज होंगे नहीं। मार्जिन सिर्फ 2 ही तरीके से बढ़ सकते हैं, या तो अपनी सेल्स को बढ़ा लें,
आपके सेल्स बढ़ जाएं और या फिर थोड़ी कॉस्ट कटिंग कर लें, मतलब एम्प्लॉयज़ को कम कर दें, अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर दें, तो एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट कम हो सकती है, आपका बिजनेस और भी एफिशिएंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। कंपनी के मार्जिन ज़्यादा शार्पली ड्रॉप नहीं होने चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल के कंपैरिजन में एटलीस्ट 10% बढ़नी चाहिए। सेल्स अगर बढ़ रही हैं तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसमें चेक करनी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू चेक इन दिस वेबसाइट। ओके, बाकी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में आपके साल क्या क्या कंपनी का इंप्रूवमेंट है ये भी आप देख सकते हैं। यू कैन चेक हियर। सेम वही प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल के कंपैरिजन में चेक करो, सेल्स चेक करो और मार्जिन चेक करो। इसीलिए बोलते हो सेल्स को बोलते हैं टॉप लाइन, इसको बोलते हैं बॉटम लाइन। आपने नाम सुना होगा टॉप लाइन बॉटम लाइन। तो बॉटम लाइन इज व्हाट? नेट प्रॉफिट। टॉप लाइन इज व्हाट? सेल्स। आपने सुना होगा ना टॉप लाइन हैज़ ग्रोथ, टीवी चैनल बोलते रहते हैं अंग्रेजी कि ये ना टॉप लाइन ऑफ दिस कंपनी इज ग्रोइंग एट सो एंड सो रेट। वो कुछ नहीं है बल्कि सेल्स ग्रोथ है। बॉटम लाइन ऑफ दिस कंपनी इज ग्रोइंग सो एंड सो, वो कुछ नहीं है बल्कि नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट दैट इज बॉटम लाइन शुड ग्रो एटलीस्ट 10% से ऊपर, वरना प्रेफरेबली 15% के ऊपर। टॉप लाइन की ग्रोथ अगर सिंगल डिजिट में हो रही है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको चेक करनी है। डिविडेंड पे आउट रेशियो को मैंने आपको पूरी कहानी समझाई दी है। बैलेंस शीट में दोस्तों आपको देखना है कि कम से कम जो लायबिलिटीज़ हों वो कम से कम बढ़ें। अगर बढ़ रही हैं तो उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। वो आप इनके जो एनुअल स्टेटमेंट होता है उससे आप चेक कर सकते हैं। एक चीज़ जो कि दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है चेक करना, जो ये नंबर है दैट इज़ रिजर्व्स। रिजर्व्स हर साल बढ़ने चाहिए। भाई सिंपल चीज़ है, आपका जो बैंक बैलेंस है वो हर साल बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। रिजर्व है वो बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए दोस्तों। तो फिर ये जो नंबर है ये बढ़ते रहना चाहिए। इससे क्या है कि कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। कंपनी के पास अगर आज कोई प्रपोजल आता है या फिर कंपनी को कहीं किसी कंट्री में एक्सपैंड करना है या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कंपटीशन के चलते कुछ एडिशनल एड स्पेंड्स करने, ऐड एक्स्ट्रा रन करने, तो कंपनी के पास रिजर्व्स होने चाहिए ना। ऐसे थोड़ी नहीं कंपनी नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, वो हिसाब नहीं होना चाहिए। तो कंपनी के रिजर्व हर साल बढ़ने चाहिए और रिजर्व तभी बढ़ेंगे अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है। दोस्तों यहाँ पर देखें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी ने जो लोन वगैरह ले रखे हैं उसमें कंपनी का पैसा जाएगा। कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये कंपनी का नेट बिजनेस है, जो बिजनेस से पैसा आ रहा है, जो कंपनी का रियल धंधा है। अब रियल धंधा क्या है? पेंट बेचना। तो पेंट बेचने से कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा है प्लस जो कंपनी ने लोन्स वगैरह ले रखे हैं उससे आप कंपनी को थोड़ा सा पैसा जाएगा। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब या तो कंपनी ने पैसा कहीं पर दे रखा है या फिर लोन कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है, उस इन्वेस्टमेंट से कंपनी को क्या रिटर्न आ रहा है तो वो नेगेटिव है। ओवरऑल फ्री कैश फ्लो शुड बी पॉजिटिव। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। इफ इट इज पॉजिटिव इट्स वेरी गुड एंड वेरी नाइस। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें जो कि आप देख सकते हैं, ऑल्दो ये चेक करने के लिए है, लेकिन इससे आप कोई किसी स्टॉक का मल्टी बैगर होने का एक वो निकाल नहीं सकते कि ये बहुत बढ़िया मल्टी बैगर है। लेकिन फिर भी आप देखें जो कैश कन्वर्जन साइकिल है दैट शुड कैश कितनी तेज़ी से कन्वर्ट हो रहा है, एसेट्स कितनी तेज़ी से कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, इन्वेंट्री डेज कितनी जल्दी इन्वेंट्री टर्नओवर होकर के कैश में तब्दील हो रही है, ये कम होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर पिछले सालों के कंपैरिजन में इन्हांसमेंट इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर ये आपको डिटेल में समझना है इनका मतलब क्या है तो आप मेरा ये वीडियो देखिएगा, पूरी जानकारी बैलेंस शीट मनी कंट्रोल से कैसे रीड करें, यू विल बी गेटिंग कंप्लीट बेनिफिट। इसके अलावा दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आए। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप क्या चेक कर सकते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग शुड बी मोर देन 15%। काफ़ी सारे लोग इंक्लूडिंग मी ये सोचते हैं कि FIS और DIS की होल्डिंग शुड बी हाई। दोस्तों ये एक डबल एजेड सोर्ड है। अब दोस्तों क्या है इसके डबल मीनिंग है। अगर FIS की होल्डिंग ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि FIS को ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, DIS ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसकी जो वैल्यू अनलॉकिंग है वो हो चुकी है। इसका जो वैल्यू अनलॉक हो चुकी है, लोगों को पता चल गया है कि ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक है। तो चूंकि लोगों को पता चल गया तो अभी ऑलरेडी मल्टी बैगर हो चुका है। तो दोस्तों हमें वो कोशिश करनी है कंपनियां जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हों, लेकिन मतलब जो ये FIS DI की होल्डिंग है वो कम हो, दैट शुड बी लेस। और प्रमोटर होल्डिंग शुड बी मोर देन 50%। FIS DI की होल्डिंग शुड बी लेस देन 5% ताकि उसकी वैल्यू डिस्कवरी ना हुई हो। और पब्लिक की होल्डिंग शुड बी मोर देन 20-30% भी होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उस कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग अभी हुई नहीं है। अब दोस्तों अगर आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें कि वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ स्क्रीन्स हैं, इसमें हम क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। कितना टाइम हो गया इस वीडियो को बनाते हुए, कितना टाइम हो गया मुझे नॉन स्टॉप बोलते हुए, 24 मिनट। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने स्मैश किया लाइक बटन, क्योंकि 24 मिनट लगातार नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ मैं, इतना तो बनता है यार।
अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा न्यू स्क्रीन। यहाँ पे कई सारी पॉपुलर स्क्रीन्स दी हुई हैं कि लो ऑन 10 ईयर एवरेज, कैपेसिटी इन्हांसमेंट, आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, जैसे कि कई सारी हैं, पेट्रोस की, कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो, तो इसमें क्लिक करेंगे आप तो इसमें ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि कॉफ़ी कैन मतलब आप ले करके डाल दीजिए और भूल जाइए। तो आपको कहेंगे इसमें पैरामीटर क्या लगाए गए, पैरामीटर लगाए इन्होंने, सेल्स ग्रोथ शुड बी मोर देन 10%, सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स शुड बी मोर देन 10%। मैंने आपको क्या बताया, सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट कितना ग्रो हो रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी इन्होंने 15% के ऊपर लगाई हुई है। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 ईयर का 15% से ऊपर लगाया। ROC 10 ईयर का 15% के ऊपर लगाया। मैंने आपको बोला था ना, है ना, मार्केट कैप शुड बी मोर देन 1000 करोड़। तो क्या है, हम लोग इनको कॉपी नहीं करेंगे, हम लोग अपना स्क्रीनर खुद बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जाएंगे स्क्रीन पे और हमने क्या लिखा, हमने लिखा क्रिएट न्यू स्क्रीन। हम लोग किसी के कोई टेपेंगे थोड़ी नहीं, हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है मार्केट कैपिटलाइजेशन। हम जैसे टाइप करेंगे खुद ही वो प्रॉम्प्ट कर देगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन लिखा। अब यहाँ पर लगाइए बड़ा, मतलब दैट इज़ मोर देन का साइन लगाइए। मोर देन का साइन है यहाँ पर, लाइक कहाँ गया मोर देन का साइन, कंप्यूटर में है या इस ईयर। मोर देन से सपोज हमें मार्केट कैप चाहिए मोर देन हमें चाहिए 1000 करोड़। वो खुद ही बता रहा है वैल्यू करोड़, है ना। उसके बाद को लिखना है AND, खुद ही नीचे आ जाएगा। लेकिन शुड बी मार्केट कैप हमें चाहिए कम से कम 20,000 करोड़ से कम हो, तो शुड बी लेस देन 20,000 करोड़, है कि नहीं, 20,000 करोड़। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब हमें चाहिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी मोर देन, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, शुड बी मोर देन, हमें चाहिए रिटर्न इक्विटी होना चाहिए हमारा 15%, 20% के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू इन परसेंटेज है तो आपको परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है। एंड नीचे और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये है ना, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर्स का शुड बी मोर देन 15%, है कि नहीं। 15% हमारा एवरेज होना चाहिए और अभी जो चल रहा है वो 20% के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, एंड कर लेते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग शुड बी मोर देन 50%, तो यहाँ वैल्यू परसेंटेज में है तो आपको सिर्फ 50 लिखना है, शुड बी 50 के ऊपर होना चाहिए, एंड होना चाहिए। और बाकी FIS JIS की हम लोग ज़्यादा टेंशन ले नहीं रहे, बाकी अगर देख लेंगे, अगर हमें शॉर्ट करना होगा तो हम है ना थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल डाल देते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल। तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी मोर देन व्हाट, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, शुड बी मोर देन 20%, है ना, 20% के ऊपर होना चाहिए। एंड और जो इसका हिस्टोरिकल है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लास्ट 5 ईयर्स का शुड बी मोर देन हाउ मच, 15, है ना, हम लोगों ने डिस्कस किया था ये, शुड बी मोर देन 15%। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह रहता है, थोड़ी सी नॉइज आती रहती है, यू हैव टू बी विद मी। एंड ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोगों ने देख लिया कि ये हो गया, मार्केट कैप देख लिया हम लोगों ने, हमारे 10,000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, 20,000 करोड़ के नीचे होनी चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लिया हमने, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लिया, प्रमोटर होल्डिंग 50% के ऊपर होनी चाहिए। और FIA DIA भी डाल देते हैं, देखते हैं। FIA इज होल्डिंग शुड बी लेस देन 5%, FIA इज होल्डिंग शुड बी लेस देन 5%। और DIS की होल्डिंग AND और उसके DIA होल्डिंग शुड बी यहाँ पे कर दो शुड बी लेस देन 5%। ठीक है, अब जो लास्ट में आप डालते हो उसमें आपको एंड नहीं डालना होता। अगर आपको कुछ और इसमें फैक्टर डालना है तो ही आप एंड डालिए, अदरवाइज एंड मत डालिए। तो आपने छोड़ दिया और रन दिस क्वेरी कर दिया। अब आप देखिए कौन से स्टॉक निकल रहे हैं। दोस्तों ये सारे के सारे वो स्टॉक्स हैं, कितने स्टॉक्स हैं मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। आई टेल यू दीज आर द स्टॉक्स विच आर हाउ मेनी, ऊपर निकल के आया ये, दे आर 68 स्टॉक्स हैं जो कि जो कि इन पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। इसमें प्रमोटर होल्डिंग, जिसमें भी देखेंगे आप प्रमोटर होल्डिंग इनकी 50 के ऊपर है। मैंने 50 डाला था प्रमोटर होल्डिंग और नॉट, एक सेकंड नीचे चलते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 50% डाला था आई बिलीव मैंने, प्रमोटर होल्डिंग मैंने डाला शुड बी मोर देन 50% डाला हुआ है हमने। प्रमोटर होल्डिंग शुड बी मोर देन 50%, रिटर्न ऑन कैपिटल 20% है। तो ये सारे के सारे वो स्टॉक्स हैं जिनमें कि सॉलिड आपको जो हम लोग ने पैरामीटर डाले हैं उसको फॉलो करते हुए सारे के सारे स्टॉक्स हैं। प्रमोटर होल्डिंग 50% के ऊपर है ये सारे के स्टॉक्स में, SG, फिनसर्व, AK एनर्जी। अब आप कहेंगे सर 68 स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें हम कैसे रिड्यूस करें? तो इसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंक्लूड नहीं किया, उसको इंक्लूड कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें कंपनी के ऊपर डेट भी देना चाहिए, AND। तो हमने डेट लिखा, डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी हमें क्या चाहिए, हमें लेस देन चाहिए, या फिर 0 भी कर सकते हो, या फिर इसको लेस देन
0.2 कर दिया, क्योंकि हमें थोड़ा सा कंपनी के ऊपर डेट है तो भी हमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रो कैसे करे कंपनी। तो हमने रन दिस क्वेरी किया। अब इसमें कितने निकले, सिर्फ 36 स्टॉक निकले। 36 स्टॉक ऐसे निकले हैं जिनका कि रिटर्न ऑन इक्विटी ज़बरदस्त है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ज़बरदस्त है, कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग ज़बरदस्त है, और कंपनी के ऊपर डेट भी 0.2 के नीचे है। अब ये सारी की सारी कंपनीज आपके सामने आ गई हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इनको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, इनके चार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखती है। अच्छा, अब आप चाहें तो इसको थोड़ा और भी स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कैसे स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आप इसका प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स का, लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ शुड बी मोर देन, डाल दीजिए आप 10%। ठीक है, हम लोगों ने 10% देखा था, ओके ठीक है। और उसका रन दिस क्वेरी कर दो। तो बेसिकली डेट टू इक्विटी में कुछ 10, अच्छा डेट टू इक्विटी के बाद मैंने शायद एंड नहीं डाला है, तो एंड डालना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर भी आपको एंड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने डाल दिया एंड यहाँ पर डेट टू इक्विटी के बाद आपको इसको हटाया आपने और रन दिस क्वेरी कर दिया। ओके, तो 33 नंबर्स के आ गए। हम लोग ने सारे एफआई होल्डिंग डाल दी, डीआई होल्डिंग डाल दी, प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स का डाल दिया, और डेट टू इक्विटी रेशियो डाल दिया। अब ये सारे के सारे वो स्टॉक है जिनमें कि प्रॉफिट का जो ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स का वो 10% के ऊपर है कि नहीं। अगर आप इसको 15% कर देंगे तो और भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो सिर्फ 32 स्टॉक बचे जिनका कि प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 15% की रेट से ग्रो कर रहा है। अब ये सारे के सारे स्टॉक्स आपके सामने आ गए। अगर आप मुझसे पूछें इनमें से कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें कि सर आपको दम लग रहा है, तो मुझे ये सारे के सारे स्टॉक्स हमारे पैरामीटर को फिट बैठ रहे हैं। फिर भी दोस्तों हमें वो कंपनीज अवॉइड करनी है जो कि सिक्लिकल इन नेचर है, जो साइक्लिकल है, जैसे कि मेटल की हो गई, मेटल से रिलेटेड हो गए, सीमेंट के स्टॉक्स हैं उनको अवॉइड करो। अब कुछ कंपनीज़ हैं जो कि मैंने पहले भी स्टडी करी जिनमें कि बहुत सॉलिड दम है, जिसमें कि एक कंपनी है इजी ट्रिप प्लानर्स, इसको स्टडी करो, बहुत दमदार कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछें, मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, ऐसा नहीं है कि आप सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। क्लीन साइंस डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। कंपनी की देखिए आप, डेट टू इक्विटी रेशियो 0, रिटर्न ऑन इक्विटी 35%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 46%। ठीक है, और डिविडेंड यील्ड ज़्यादा शानदार नहीं है, बट एट द सेम टाइम कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 78% की, कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। FIGIs ने ज़्यादा पैसा भी इसमें लगाया नहीं है, सिर्फ 10% का उनकी होल्डिंग है। तो इसमें भी वैल्यू अनलॉकिंग हुई नहीं। इंडिया पेस्टिसाइड ज़बरदस्त कंपनी है ना, इसको देखना। शारदा मोटर्स आउटस्टैंडिंग कंपनी, इसके अलावा हिरानवा, ये सारी की सारी कंपनीज है। लिखता है इंफ्रा, वेरी वेरी नाइस कंपनी, और डेट भी नहीं है, कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी को आप स्टडी करिए, आपको लगता है जिनमें दम है उसके हिसाब से आप, अगर आपको कोई और पैरामीटर चेंज करना है तो आप पैरामीटर अप और डाउन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको चेंज करके, इसको ऊपर नीचे करके आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप कंपनीज। सो वीडियो पसंद आया, डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो दोस्तों, और डिस्कस किया करो उनके सामने, तभी आपकी एक लर्निंग कम्युनिटी बनेगी, तभी पैसा बनेगा। बाय बाय फॉर नाउ।